हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी फर्स्ट। आज है 7 फरवरी 2025। 7 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जनरेट्स द हाईएस्ट रेवेन्यू इन इंडिया? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, नौ परिवहन, वायु परिवहन। तो रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन भारत में परिवहन सेवाओं में सड़क परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है सड़क परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा? विच कंट्री वॉज द टॉप रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड? चीन, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको। पाकिस्तान देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा है। विश्व में धन प्रेषण के मामले में प्राप्तकर्ता कौन रहा है? पाकिस्तान धन प्रेषण के मामले में प्राप्त करता रहा है। चीन ने अभी हीट सीट नाम की AI लॉन्च किया है जो चैट जीपीटी की जगह पर आया है। अमेरिका का चैट जीपीटी अब इसके आगे लो पड़ चुका है क्योंकि चीन ने डीप सीक ला दिया है, इसलिए AI डीप सीक ला दिया है। और चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है, अमेरिका की वाशिंगटन है। चीन में शी जिनपिंग है राष्ट्रपति। अमेरिका के अभी प्रेजेंट में जो बन गए हैं वो बन गए हमारे डोनाल्ड ट्रंप बन गए। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में 47 नंबर के, इन्होंने अभी बहुत सारे फैसले किए हैं कि इन फैसलों में ये भी फैसला हुआ है। 2-3 फैसले ये हैं कि पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया अपने आप को, WHO से बाहर कर लिया है खुद को, और मैक्सिको पर और कनाडा पर प्रतिबंध बैन लगा दिया है कि जिसे कि जो उनका इंटरेस्ट होता है सीमा शुल्क वो बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन तो शी जिनपिंग ही है। भारत, इंडिया की कैपिटल हमारी दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर इंडिया डीप ओशन मिशन? 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़। भारत के डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और अभी भारत ने महाप्रयाग में प्रयागराज में महाकुंभ के लिए भी बहुत परियोजनाएं लागू की थी। 167 परियोजनाएं लागू की थी। 5,500 करोड़ रुपए की लागत लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया है, इसमें 5,500 करोड़ रुपए लगाए हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल जो है लखनऊ है। और ये प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश के जिलों में से एक है, जिला प्रयागराज है। प्रयागराज दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 टॉप पर रहा है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1950 में 24 जनवरी में स्थापित किया गया था। स्थापित किया पहले से ही था, ये उत्तर प्रांत था, लेकिन अब यहाँ पर इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, नेपाल दूसरा राज्य नहीं है, भारत पड़ोसी देश है। नेपाल है, झारखंड है, बिहार है, ये सब पड़ोसी देश है हमारे। किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who has been honored with BCCI Lifetime Achievement Award in Mumbai on 1st February 2025? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुनील गावस्कर। सचिन तेंदुलकर को 1 फरवरी 2025 को मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न भी मिल चुका है।
भारत रत्न सभी को पता 1954 से स्टार्ट हुआ था। पहला जो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, दूसरा सीवी रमन, तीसरा सी राजगोपालाचारी जी को, और 2014 में तो ये खिलाड़ी एकमात्र खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं जिन्हें सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है 2014 में ही। अब 1 फरवरी को तो बजट पेश किया जाता है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी ने, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया है 2025 का। और इसमें इन्होंने ये भी बजट में कहा है कि 12 लाख तक जिसकी भी सालाना आय होगी उसको बजट में कर इनकम टैक्स जो होता है वो नहीं देना होगा, नहीं देना पड़ेगा। 2018 में रेलवे और उसको जो पहले बजट अलग थे ना, रेलवे और उसका दोनों को एक कर दिया गया था, कंबाइन कर दिया गया था। उस टाइम अटल जी थे, अटल, ठीक है, वित्त मंत्री। और तब से लेकर आज तक 2018 से लेकर अभी तक ये वित्त मंत्री ही हैं। इन्होंने 8वीं बार अपना बजट पेश किया है। और इन्होंने मधुबनी पेंटिंग की, क्या पहने थी, साड़ी पहनी थी, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। वहाँ की एक लेडीज ने जो कहा था कि आपको मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनना, मतलब बजट पेश करने जब जाना आप तो क्या पहनेंगे, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनेंगी बजट पेश करने में। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। बिहार की राजधानी कैपिटल जो है पटना है। पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र था, अभी पटना है बिहार का। और बिहार में ग्रामीण लीग भी हुआ है, ग्रामीण क्रिकेट लीग भी हुआ है बिहार में। बिहार की राजधानी पटना है। और यहाँ के मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य यहीं के थे। अशोक भी यहीं से उदय हुआ था, अशोक का भी उदय हुआ था यहीं से। यहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। सूर्य पूजा, छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है, सूर्य जी की पूजा की जाती है। सबसे बड़ा त्योहार है ये हमारा। सचिन तेंदुलकर को तो मुंबई में के, मुंबई महाराष्ट्र में। और मुंबई जो है हमारे इंडिया की मतलब जैसे कि कैपिटल कौन सी, आर्थिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है, वो है हमारी कैपिटल मुंबई है। मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर भी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है 1 फरवरी 2025 को मुंबई में। हमारा भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा? How many years of self-reliance mission will be started to promote self-reliance of pulses in India? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। 6 साल। भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। 5 साल में दलहन की 5 साल में दलहन की 6 साल में, 6 साल की बात होगी, 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाए तब भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। भारत में दलहन की दाल 6 वर्षीय किया जाएगा। जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? The government has received more than how many crores rupees GST in January 2025? 95,000 करोड़, 1,10,000 करोड़, 1,75,000 करोड़, 1,95,000 करोड़। 95,000 करोड़, 1.10 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़, 1.95 लाख करोड़। 1,95,000 करोड़ जनवरी 2025 में सरकार को 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। ओनली जीएसटी प्राप्त हुआ है, गुड सर्विस टैक्स जीएसटी प्राप्त हुआ है जनवरी में 1,95,000 करोड़ से ऊपर। ये 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। सबसे पहले फ्रांस ने इसे फॉलो किया था, स्टार्ट किया था। और हमारे यहाँ 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यहाँ से अपने यहाँ इंडिया में, भारत में लागू किया था जीएसटी 18%। नॉर्मल जीएसटी 18% ही चलता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से फ्रांस ने पहले ही लागू कर दिया था। इंडिया में 2017 से चालू हुआ था। इसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं
और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री ही होते हैं। वित्त मंत्री मतलब निर्मला सीतारमन जी हैं। जीएसटी की अध्यक्ष निर्मला सीतारमन जी हैं, जो 12 लाख के और क्या किया है, इन्होंने छूट दे रखी है कि हमें हाई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा 12 लाख से कम के तक की। हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? कितने करोड़ की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितनी करोड़ की मंजूरी दी है? रिसेंटली हाउ मेनी करोड़ हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर डिजास्टर मिटिगेशन इन वेरियस स्टेट्स? तो रुपए 1027.86 करोड़, 2027.86 करोड़, 3027.86 करोड़, 4027.86 करोड़। तो 3027.86 करोड़, 3027.86 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए मंजूरी दी है। 3027.86 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दे दी है आपदा न्यूनीकरण के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में दी है। भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? India has included 4 new Ramsar sites, increasing the total number of Ramsar sites in the country to how much? 76, 80, 89, 99, 76, 80, 89, 99। तो 89 मतलब 89, 89 भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ दिया है। तो पहले कितने थे टोटल? 85 थे, अब 4 जोड़ दिए हैं तो 89 हो चुके हैं टोटल। 4 कौन से? 2 तमिलनाडु में जोड़े गए हैं, एक सिक्किम में, एक झारखंड में, और अभी टोटल रामसर मतलब जो सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कहा जाए तो तमिलनाडु में टोटल 20 हो चुके हैं। 89 बनने के बाद मतलब 89 बनने के बाद टोटल 20 हो गए हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल बन चुके हैं। और तो है ही है जितने टोटल हमारे इंडिया की बात हो रही, सबसे ज्यादा इंडिया में ही रामसर स्थल है। 89 मतलब 89 है टोटल। 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थल स्टार्ट किए गए थे, मतलब स्थापना हुई थी, क्योंकि ईरान के शहर में पहला मतलब वहां पे चूज किया गया था। और हमारे इंडिया के अगर रामसर पहला जोड़ा जाए तो वो उड़ीसा की चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है, चिल्का झील। और ये जो हमारे यहाँ मतलब उस झील के पिंक झील के नाम से भी जाना जाता है, वो लोनार झील है, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, जो कि किसी उल्का पिंड गिरने से बनी थी, वो सवाल के कारण बनी थी। पिंक लेक, पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान का जयपुर पिंक सिटी है। और अभी रामस्थल सिटी में 2 शहर जोड़े गए हैं, इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश का है, उदयपुर राजस्थान का है। जो रामसर सिटी मतलब रामसर शहर की बात हो रही है, रामसर शहर भी जोड़े गए हैं भारत के 2, और रामसर स्थल अलग है, रामसर शहर अलग है, उदय इंदौर है 2। नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2% बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? The installed capacity has increased by 7.2% to how many gigawatts by नवंबर 2024? 256.7 गीगावाट, 456.7 गीगावाट, 556.7 गीगावाट, 656.7 गीगावाट। तो 256.7 गीगावाट, 456.7 गीगावाट, 556.7 गीगावाट, 656.7 गीगावाट। तो 456.7 गीगावाट जो है मतलब 456.7 गीगावाट नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2% बढ़कर 456.7 गीगावाट हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 20 से लेकर फाइनेंशियल ईयर
25 के बीच कितने की वृद्धि हुई है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, बाय हाउ मच हैज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड बिटवीन FY22 FY25 इकोनॉमी? 18.80%, 28.80%, 38.80%, 48.90%। 18.80%, 28.80%, 38.80%, 48.90%। तो 38.80% जो है, 38.80% है, वो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में इन 20 से लेकर 25 तक 5 सालों में कितने की वृद्धि हो गई है? 38.80% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में 38.80% की वृद्धि हुई है इन 5 सालों में, 20 से 25 5 सालों में। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? इंडिया होल्ड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट? 4.30%, 5.30%, 6.30%, 7.30%, 4.30%, 5.30%, 6.30%, 7.30%। तो 4.30%। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में, एक्सपोर्ट की बात हो रही, निर्यात में लगभग 4.30% की हिस्सेदारी रखता है। कितना? 4.30% निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है भारत वैश्विक सेवा में। वैश्विक सेवा में 4.30% निर्यात कर रहा है। हाल ही में चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वॉज द रिसेंटली डिस्कस्ड पर क्रॉप मोर क्रॉप स्कीम स्टार्टेड? वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2018, वर्ष 2019, 2015, 2016, 2018, 2019। तो 2016 पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना 2016 में शुरू की गई थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना जो है स्कीम थी, वो 2016 में शुरू की गई थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा है? इन financial year 2024, what will be the percentage of agri-food exports in India's total exports? 11.70%, 12.70%, 13.70%, 14.70%। 11.70%, 12.70%, 13.70%, 14.70%। तो 11.70% जो है वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा टोटल 11 था। कितना था? 11 था। 11.70 था। 11.70% था। परसेंटेज में 11.70% था। किसका? कृषि का। ओनली कृषि का जो एक्सपोर्ट है भारत से, इसमें 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा टोटल 11.70% था। वर्तमान में भारत का आयात 6.9% बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? Currently, India's imports have increased by 6.9%, reaching approximately how many billion US dollars? 482 अरब अमेरिकी डॉलर, 582 बिलियन USD, 682 बिलियन USD, 782 बिलियन USD। तो 482 अरब अमेरिकी डॉलर, 582 अरब अमेरिकी डॉलर, 682 अरब अमेरिकी डॉलर, 782 अरब अमेरिकी डॉलर,
682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्तमान में भारत का आयात जो है, आयात की बात हो रही, अब आयात आने वाला। वर्तमान में भारत का आयात 6.9% बढ़कर लगभग 682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। 682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। 682 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत में आयात जो है बढ़कर 6.9% से बढ़कर 682 हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है? Which state government has recently introduced anti-conversion bill? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर। राजस्थान राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है, मतलब कि जो धर्म अंतर करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, चेंज करते हैं अपना, जो कोई भी रिलीजन है वो अपना चेंज करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कोई हिंदू है मुस्लिम बनना, कोई मुस्लिम है तो हिंदू बनना, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें अभी इन्होंने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। इसमें धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। इसमें क्या है कि 2 महीने तक की, मतलब पहले 2 महीने पहले अप्लाई करना होगा आपको कि आप रिलीजन अपना चेंज करना चाहते हैं, धर्मांतरण करना चाहते हैं। उसमें कार्रवाई होगी, उसकी थोड़ी जांच परख होगी, उसके बाद उसे कंफर्म है कि मतलब अगर 2 महीने बाद क्लियर है कि हाँ आप किसी की जबरदस्ती या किसी दबाव से अपना धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, तो आपका धर्मांतरण कर दिया जाएगा। राजस्थान की राजधानी कैपिटल क्या है? जयपुर, पिंक सिटी जिसे कहते हैं। और पिंक झील, मतलब पिंक लेक जिसे कहते हैं, वो है लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो क्या है? नागपुर है। क्या है? नागपुर है। महाराष्ट्र में ही मुंबई है। मुंबई जो है हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, वो आर्थिक राजधानी है। और विरासत राजधानी या संस्कृति राजधानी कहा जाए तो वो वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी, विश्वनाथ वाराणसी। और ऐसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल जो है वो है लखनऊ है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, वहाँ पे घूमर होता है, सुई पाइका होता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक में यक्षगान भी होता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ही अभी बाजरा महोत्सव मनाया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 69 में इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे 1947 में हुआ था, जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 1947। 15 अगस्त 1947 को हुआ था और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के अभी 11वें अध्यक्ष वो जो बने हैं, वी नारायण बन गए हैं। वी नारायण पहले 10वें थे, सोमनाथ थे। 10वें इसरो के 10वें थे। कर्नाटक बिहार की राजधानी कैपिटल पटना है। पटना को पहले पाटलिपुत्र नाम से भी जाना जाता था। मणिपुर हमारा पूर्वी देश है, मतलब पूर्वी देश नहीं, सॉरी, पूर्वी राज्य है। मणिपुर में ही तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केवल नामदेव। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि तैरता रहता है। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? On which of the following rivers has the Srisailam hydroelectric project been constructed? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी। कृष्णा नदी पर किया गया है। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। कृष्णा नदी पर किया गया है। कावेरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, चंबल। चंबल तो हमारी जो नदी है वो हमारे राजस्थान में बहती है। और ये कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तीनों ही साउथ की नदियां हैं। गोदावरी को साउथ की गंगा भी कहा जाता है। साउथ की गंगा कहा जाता है। साउथ की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को साउथ में, मतलब जो दक्षिण दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत की नदी, सबसे लंबी नदी कावेरी नदी, और दक्षिण भारत ये की गंगा जो है गोदावरी नदी। गोदावरी कृष्णा नदी भी साउथ की ही है, जो कि कर्नाटक से निकल के आंध्र प्रदेश से होते हुए निकल जाती है। केजी बेसिन भी बनाती है कृष्णा, केजी कृष्णा और गोदावरी। कावेरी नदी तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिला है, नासिक जिले से पास से, मतलब इसी के नासिक जिला, जो नासिक शहर वो जिला है, वो गोदावरी नदी पर ही बसा हुआ है। वहीं पर त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर है, जो मतलब भोलेनाथ का त्र्यंबकेश्वर महादेव है वहीं पर। ये गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप क्वेश्चन से लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर क्लियर करिए, कन्फर्म करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। आज है 6 फरवरी 2025। 6 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पैक्ट बनते हैं उन्हें भी वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो, उत्तर प्रदेश राष्ट्र में भारत में परिवहन सेवा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 26 जनवरी 2025। 26 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन्हें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। 26 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स। आज हमें डिटेल्स में सबसे इनके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, साथ में डिटेल्स हमारा करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट 26 जनवरी 2025। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 76वां स्थापना दिवस 2025 में मनाया गया है। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और ये 76वां स्थापना दिवस है। इस बार 2025 में 76वां स्थापना दिवस है। आगामी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आगामी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आगामी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में आगामी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किया जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक मतलब एनर्जी वीक, ऐसा आप रिलेट करके ऐसे इन्हें याद कर सकते हैं, जैसे कि आगामी इंडिया, आगामी का मतलब समझ सकते हैं होने वाला, ठीक है। इंडिया एनर्जी वीक और हमारे एनर्जी मतलब वीक, एनर्जी वीक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मौद्रिक जुर्माना लगाया केनरा बैंक पर, जैसा कि आप देख सकते हैं मौद्रिक जुर्माना लग चुका है किस पर? केनरा बैंक पर। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कुल कितनी झांकियां देखने को मिलेंगी? गणतंत्र दिवस 2025 में कुल कितनी झांकियां देखने को मिलेंगी? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, और 26 टोटल झांकियां भी देखने को मिलेंगी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में 2025 का। 26 जनवरी 2025 होने वाला है, जैसे कि आज है, तो उस हिसाब से गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां होंगी, तो आप ऐसा भी कंफर्म कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा, 26। हाल ही में आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा एक अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया था? हाल ही में आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा एक अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया था? दुबई में आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा
एक अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया था। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, तो दुबई इंटरनेशनल ही हो गया क्योंकि हमारे कंट्री से बाहर हो गया, इंडिया से बाहर। इंटरनेशनल लेवल आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दुबई में अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया था। दुबई में अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया था। दुबई में अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया था। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स भी है, इंडस्ट्री भी है, अंतरराष्ट्रीय भी है, रोड शो भी है, तो ये दुबई में। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 128वीं जयंती मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है 23 जनवरी को मनाई जाती है, उसी दिन पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 128वीं जयंती मनाई जाएगी इस बार 2025 में। कब? 23 जनवरी 2025 के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 128वीं जयंती मनाई गई। 128वीं जयंती मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को मनाई जाती है। पराक्रम दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। 128वीं जयंती मनाई गई है 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 128वें साल हो चुके हैं उनकी जयंती के। 128 साल मतलब हो चुके हैं क्योंकि 128वीं जयंती है, तो मीन्स उनके जन्म के अकॉर्डिंग 128 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 128वीं जयंती मनाई गई है। 128वीं, आप कह सकते हैं 128वीं। आगामी विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आगामी, आने वाला मतलब आगामी मतलब आगे होगा। विश्व पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला ज्यादातर नई दिल्ली में ही लगता है, तो नई दिल्ली आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में किया जाएगा विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा विश्व पुस्तक मेला। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा विश्व पुस्तक मेला। आगामी विश्व पुस्तक मेला। अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया है। बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया गया है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ममता बनर्जी वहां की सीएम है। अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण है। 2025 में 11वां संस्करण है, कोलकाता में आयोजित किया गया है। कोलकाता में आयोजित किया गया है 2025 का 11वां संस्करण। 2025 का 11वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण। आगामी उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। आगामी उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। आगामी उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। उत्कर्ष उड़ीसा आगामी जो होगा, आने वाला होने वाला है उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। 2025 का उद्घाटन मेक इन उड़ीसा, मतलब एक बड़ी बात है कि मेक इन उड़ीसा है कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी ही करेंगे उद्घाटन, नरेंद्र मोदी ही करेंगे। उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेंगे। आगामी उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, आगामी उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मेक इन इंडिया का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आगामी उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी। आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वां राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है जो कि किस राज्य में किया जाएगा? 2025 में उत्तराखंड में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? उत्तराखंड में 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 37वां हमारा गोवा में हुआ था।
और 36 का जो गुजरात में हुआ। 36 राष्ट्रीय खेल था वो गुजरात, 35 गोवा, 38 उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। राष्ट्रीय खेल ICRIER की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक किसका हिस्सा बनेगी? किसका हिस्सा बनेगी? 5 जनवरी तक ICRIER की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक हिस्सा बनेगी। 5 जनवरी 2030 तक हिस्सा बनेगी। 5 जनवरी 2030 तक हिस्सा बनेगी। 5 जनवरी 2030 तक हिस्सा बनेगी। ICRIER की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक हिस्सा बनेगी। बेंगलुरु में किस महोत्सव का आयोजन हुआ है? बेंगलोर में किस महोत्सव का आयोजन हुआ है? कर्नाटक का है, बेंगलोर राजधानी है। कर्नाटक के बेंगलोर में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। बाजरा, बेंगलुरु बाजरा, बेंगलुरु बाजरा, बेंगलुरु से बाजरा। बेंगलुरु में बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है। बेंगलुरु में बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है। बेंगलुरु में बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक साउथ इंडिया की तरफ पड़ता है। साउथ इंडिया में एक राज्य है कर्नाटक, जिसे पहले मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। बाजरा महोत्सव, बेंगलुरु बाजरा महोत्सव। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लद्दाख के लेह में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन लद्दाख के लेह में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लद्दाख के लेह में हुआ है। 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 खेलो इंडिया विंटर गेम्स, विंटर है, विंटर की बात हो रही है, ठंड का टाइम है, तो आप समझ सकते हैं लद्दाख में ठंड होती है बहुत ज्यादा, इसे रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। इसी दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनकी 128वीं जयंती इस बार 2025 में मनाई गई है। 128वीं जयंती इस बार 2025 में मनाई गई है। 128वीं जयंती। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया है? एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है। एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है। बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए, मतलब बिजनेस एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया है? एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है। एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है। एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है बिजनेस के लिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है। एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया है? तो एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है। बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। हे गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। आज है 5 फरवरी 2025। 5 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से कितने पुरस्कार जीते? कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से कितने पुरस्कार जीते? हाउ मेनी अवार्ड्स डिड कर्नाटक बैंक विन फ्रॉम द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? 3, 6, 5, 7। तो इनमें से कितने कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 6 पुरस्कार कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। कर्नाटक बैंक ने 6 पुरस्कार जीते हैं भारतीय बैंक संघ से। 2025-26 के बजट की थीम क्या थी?
What was the theme of the 2035-26 बजट? समृद्ध भारत, सबका विकास, हर हाथ में पैसा, डिजिटल भारत, प्रॉस्परस इंडिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मनी इन एवरी हैंड, डिजिटल इंडिया। सबका विकास, ये हमारी थीम थी 2025-26 के बजट की थीम क्या थी? सबका विकास। सबका विकास ये थीम है। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। बजट हर साल 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है और इनका 8वीं बार बजट पेश करने वाली, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बन गई है। 8वीं बार पेश किया है। अभी 2025-26 में बजट की थीम जो है हमारा सबका विकास है और इसी बजट में इन्होंने एक बताया है कि जो 12 लाख तक इनकम है उसमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ईयरली 12 लाख इनकम में ईयरली टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2025 के बजट की थीम सबका विकास है। 2 फरवरी को 1971 को रामसर साइट की स्टार्टिंग हुई थी, स्थापना हुई थी, जैसे कि ईरान से शुरुआत की गई थी। और हमारे देश में पहली जो रामसर साइट है वो उड़ीसा की चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की झील है। अभी टोटल पहले 85 थी, अब 89 हो गई है क्योंकि 4 और ऐड कर दी गई है। 85 के बाद 4 अभी ऐड हुई है। इस बार 2 फरवरी 2025 को चारों में 2 है तमिलनाडु से, 1 है सिक्किम से, 1 है झारखंड से। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट हो चुकी है, टोटल 20 हो गए हैं। और सिक्किम, झारखंड में पहली बार एक रामसर साइट की गई है, चूज की गई है। और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट हो चुकी है टोटल। रामसर साइट ऐसी होती है जैसे कि कुछ तालाब या कुछ ऐसी जगह जहाँ से हरी घास या हर नेचुरलिटी होती है, प्राकृतिक चीजें मिलती हैं जिससे कि सारे जीवों को जीने के लिए एक अच्छी वातावरण मिल सके, इन्हें रामसर साइट कहा जाता है। सरकार ने बजट घाटे का लक्ष्य कितना किया? सरकार ने बजट घाटे का लक्ष्य कितना किया? तो व्हाट वाज द टारगेट फॉर द फिस्कल डेफिसिट इन द बजट? 5%, 4.40%, 3%, 4%, 5% या 4.40%, 3%, 4%। तो सरकार ने बजट घाटे का जो लक्ष्य है वो 4.40% रखा है, 4.40% है। सरकार ने बजट घाटे का लक्ष्य, बजट घाटे का लक्ष्य है, ये घाटे का लक्ष्य बताया जा रहा है। बजट सरकार ने बजट घाटे का लक्ष्य 4.40% किया है, 4.40% किया है, जो कि अभी 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया। उसमें सरकार ने बजट घाटे का लक्ष्य जो रखा है 4.40% रखा है, 4.40%। भारत ने महिला अंडर 19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को कितने विकेट से हराया? भारत ने महिला अंडर 19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को कितने विकेट से हराया? तो बाई हाउ मेनी विकेट्स डिड इंडिया डिफीट साउथ अफ्रीका इन द वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप? 5 विकेट, 7 विकेट, 9 विकेट, 10 विकेट। तो टोटल 9 विकेट से भारत ने महिला अंडर 19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। भारत ने महिला अंडर 19 में महिला अंडर 19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराया है, 9 विकेट से हराया है। 9 विकेट से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। हालांकि अभी थोड़े दिन के बाद दक्षिण अफ्रीका के नाइजर देश ने उनको कोर का संक्रमण से उभरने के लिए WHO से प्राप्त कर लिया है। WHO ने लागू बोल दिया है ये कोरोना संक्रमण से निकल चुका है। दक्षिण अफ्रीका का नाइजर देश, दक्षिण अफ्रीका का केन्या यहीं पर है, नाइजीरिया भी दक्षिण अफ्रीका में ही है, और मिस्र दक्षिण अफ्रीका का देश है जिसमें पिरामिड नाम से प्रसिद्ध है। कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? By how much percentage did Canada increase tariffs on US products? तो कनाडा ने अमेरिका उत्पादों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? 20%, 25%, 15%, 30%। 25% कनाडा ने 25% अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिशत टैरिफ लगाया है। कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है।
कनाडा, मेक्सिको, ये तीनों ही पड़ोसी देश हैं। ये उत्तर अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये तीनों देश आते हैं, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको। तो अमेरिका, कनाडा पड़ोसी देश ही हैं। तो कनाडा ने अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 25%, 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने भी डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की बोली थी, मतलब डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल चुका है और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। लॉस एंजल्स में, अभी अमेरिका में ही लॉस एंजल्स में 3000 एकड़ में भीषण आग लगी थी और यहाँ के अमेरिका के चैट जीपीटी को हरा दिया किसने? चाइना के डीप सीक ने हरा दिया। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा कितनी बढ़ाई गई? By how much was the FDI limit raised in the insurance sector? 74% से लेकर के 100%, 74 से 100%, 50 से 80%, 60 से 90%, 80 से 100%। तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74 से 100% बढ़ा दी गई है। 74 से 100% बढ़ा दी गई है बीमा क्षेत्र में। एफडीआई की जो सीमा है 74 से 100% बढ़ा दी गई है बीमा क्षेत्र में। एफडीआई की सीमा 74% से 100% बढ़ा दी गई है। विश्व कैंसर दिवस 2027 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2025-2027? मतलब 25 से 27 के बीच की थीम क्या है विश्व कैंसर दिवस की? तो यूनाइटेड बॉय यूनिक, कैंसर से लड़ो, बेहतर इलाज के लिए एकजुटता और उपचार। यूनाइटेड बाय यूनिक विश्व कैंसर दिवस 2025-27 की थीम है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 25-27 की थीम रखी गई है यूनाइटेड बॉय यूनिक। न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा मिला? न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा मिला? व्हाट स्टेटस वाज गिवन टू माउंट तारानाकी इन न्यूजीलैंड? कानूनी व्यक्तित्व, लीगल पर्सनैलिटी, ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिक साइट, सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज, राष्ट्रीय धरोहर, नेशनल हेरिटेज। तो न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा मिला है? न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा मिला है, लीगल पर्सनैलिटी का दर्जा मिला है। न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? Which pair of folk dance and state is incorrectly matched? मतलब कौन सा लोक नृत्य है जो अपने राज्य से मेल नहीं खाता है, गलत है? तो गिद्धा पंजाब में गिद्धा होता है। माचो अरुणाचल प्रदेश में होता है। घूमर बिहार में नहीं होता है। घूमर जो डांस भी है पद्मावती ने किया था वो राजस्थान का है, बिहार का नहीं है। नोंगक्रेम जो मेघालय का है, नोंगक्रेम मेघालय का ही है, ये भी सही है, लेकिन ये घूमर बिहार गलत है। घूमर राजस्थान का है, बिहार का नहीं है। गिद्धा पंजाब, माचो अरुणाचल प्रदेश का है वो डांस, नोंगक्रेम मेघालय का है। अभी मिजोरम में पूर्वी राज्य हमारे मिजोरम में जेनेटिक बीटा का बच्चे का जन्म हुआ है। पंजाब में भांगड़ा भी होता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। बिहार का पटना है। मेघालय शिलोंग है। पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? पद्म सुब्रमण्यम इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस? तो भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो भरतनाट्यम डांस के लिए शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य टोटल हमारे यहाँ 8 है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। पद्म सुब्रमण्यम को
भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? पद्म सुब्रमण्यम को। भरतनाट्यम सुब्रमण्यम को शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक यूपी का, उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। रासलीला और कजरी ये सब यूपी के, उत्तर प्रदेश के हैं। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर टू बिकम वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियन चेस चैंपियन? तानिया सचदेव, हारिका द्रोपल्ली, भक्ति कुलकर्णी, कोनेरू कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी जो है हमारी भारत की पहली ग्रैंड मास्टर है, महिला ग्रैंड मास्टर है। दूसरी स्वर्णवल्ली है और तीसरी अभी वैशाली है, आर वैशाली, जो आर प्रज्ञानंद की बहन है। और 84 नंबर की हमारी ग्रैंड मास्टर है। पहली हमारी महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो हमें कोनेरू हम्पी है। इन्होंने ही महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गई है अभी। 2024 को आर वैशाली को अर्जुन पुरस्कार विजेता, मतलब अर्जुन पुरस्कार मिला है आर वैशाली को। कोनेरू हम्पी 2002 की है, पहली ग्रैंड मास्टर महिला बनने वाली 2002 की। और विश्वनाथन आनंद जो है पहले 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, इन्होंने अभी लियोन मास्टर्स 10वीं बार अपना लियोन मास्टर्स जीता है, स्पेन को हरा करके 10वां लियोन मास्टर जीता है। नार्वे शतरंज टूर्नामेंट जो है, नार्वे शतरंज वाला, वो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कार्तिक ने जीता है 2024 का। फिडे रैंकिंग में सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर 2024 में डी गुकेश, और 8वीं शतरंज चैंपियनशिप भी उन्होंने 18वीं शतरंज चैंपियनशिप भी डी गुकेश ने जीत लिया है। पूरे वर्ल्ड में मैग्नस कार्लसन है, इंडिया में अर्जुन है, और सबसे कम उम्र की बात की जाए फिडे में तो वो है हमारे डी गुकेश चेन्नई के हैं, तमिलनाडु चेन्नई के रहने वाले हैं। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, टेबल टेनिस। रेसलिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस। तो मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? टेबल टेनिस। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है, खेल से जुड़ी हुई है। बैडमिंटन में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज शेट्टी, ये सब हमारे इसके हैं बैडमिंटन के हैं। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सबके सब। अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इज यूजुअली हेल्ड इन विच स्टेट? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव जो है आमतौर पर उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर उड़ीसा राज्य में किया जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में ही पुरी है, जगन्नाथपुरी है। उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर है। उड़ीसा में ही लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा में ही चिल्का झील है, जो कि हमारी फर्स्ट रामसर साइट है, जो और ये खारे पानी की झील है। उड़ीसा में अभी कॉन्क्लेव उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था उड़ीसा में ही। उड़ीसा में हॉकी स्टेडियम, मतलब बहुत बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, राउरकेला हॉकी स्टेडियम। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का या तो वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, राउरकेला हॉकी स्टेडियम है। उड़ीसा ने ही अभी महिला हॉकी लीग, जो पहली बार महिला हॉकी लीग हुई है, वो जीत लिया है उड़ीसा ने। महिला हॉकी लीग उड़ीसा ने ही जीत लिया है। अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर यहाँ उड़ीसा में ही मनाया जाता है।
पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? पट्टदकल डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट? कर्नाटक राज्य में, मणिपुर में, असम में, झारखंड में। तो कर्नाटक राज्य में पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत में कर्नाटक राज्य में आयोजित होता है। पट्टदकल नृत्य कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक में यक्षगान भी होता है। यक्षगान असम में सत्रिया होता है। झारखंड में बुइया छऊ पाइका होता है। झारखंड की राजधानी रांची है। कर्नाटक की बेंगलोर है। मणिपुर असम की दिसपुर है। मणिपुर में ही लोकतक झील है जो कि तैरता हुआ पार्क माना जाता है, नेशनल पार्क माना जाता है। तैरती हुई झील है। असम में ही कंचनजंगा है। असम में और ये सिक्किम के पास में कंचनजंगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्टेड? तो 1956 में, 1953 में, 1951 में, 1948 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। अभी लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2011 में हुई थी। और अब जो पहली हुई थी स्वतंत्र भारत के बाद वो 1951 में हुई थी। और सबसे पहले अगर कहा जाए तो स्वतंत्र भारत के पहले तो वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी, जो कि असफल रही थी। लॉर्ड मेयो ने की थी 1872 में की थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। हमारा भारत तो 1947 में आजाद हुआ था। 1950 में हमारा 26 जनवरी लागू किया गया था। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 1950 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान मतलब पेश किया गया था, लागू नहीं किया गया था, संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने लगे हैं। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। 1948 में ही महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी थी 30 जनवरी 1948 में। उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक शहीद दिवस 23 मार्च को पराक्रम दिवस उसी दिन मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? टी.एच. विनायक राम इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ढोलक, सरोद, तबला, घाटम। टी.एच. विनायक राम का संबंध घाटम यंत्र से है। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? घाटम से है। अभी जाकिर हुसैन का जो निधन हो गया है हाल ही में, वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों ही पद्म के जितने भी अवार्ड है, पद्म विभूषण, भूषण, श्री तीनों ही अवार्ड के विजेता हैं। और इनका हाल ही में निधन हो गया। जाकिर हुसैन का तबला वादक थे वो, इनका निधन हो गया है। टी.एच. विनायक का संबंध जो है वो घाटम वाद्य यंत्र से है। हेलो, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड इंडिया एनर्जी वीक 2025 स्टार्ट? गुजरात, नई दिल्ली, गोवा, छत्तीसगढ़। भारत ऊर्जा सप्ताह जो स्टार्ट हुआ है 2025 में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितना शुल्क लगाने की घोषणा की है? How much tariff did the US announce on steel and aluminum imports? 10%, 15%, 25%, 25%। तो 25% टैरिफ लगा दिया है, शुल्क लगाया है अमेरिका ने एल्युमिनियम और स्टील के आयात पर। जब कोई आयात करेगा इनके देश में तो 25%, 25%
शुल्क लेंगे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? वेयर विल द 3D इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल बी हेल्ड? प्रयागराज में, बरेली, गोंडा, वाराणसी। प्रयागराज में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव शुरू हुआ 2025 में प्रयागराज में। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। तो 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर, जो कि हमारी पहली महिला राज्यपाल है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। अब हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया? विच इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चौथा दिल्ली में भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया है। चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया दिल्ली में, भारत यूके ऊर्जा, जो कि अभी हमारे बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में अभी। और भारत यूके ऊर्जा संवाद जो आयोजित हो रहा है वो चौथे नंबर का दिल्ली में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में, इस बार 2025 में। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने 36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा? व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू HJT 36 जेट ट्रेनर बाय HAL? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है HAL ने इसका नाम रखा है, ट्रेनर का नया नाम रखा है। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द बिम्स्टेक यूथ समिट रिसेंटली हेल्ड? बेंगलुरु, गुजरात, चेन्नई, पुणे। तो गुजरात में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है इस बार गुजरात में। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है, बांग्लादेश। और बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं बिम्स्टेक, और इनका जो हेडक्वार्टर ढाका में है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन अभी गुजरात में होगा, इस बार गुजरात में होगा। भारत ने किसके साथ हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? इंडोनेशिया, मंगोलिया, मिस्र, फ्रांस। तो भारत ने मिस्र के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया इस बार 2025 में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करें जीवन बचाएं पहल आयोजित की है। विच क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज्ड द डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स इनिशिएटिव? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI, राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड, नेशनल क्रिकेट बोर्ड NCB। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान कर जीवन बचाएं पहल आयोजित की है BCCI ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। 3 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया। नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी योजना किन राज्यों में शुरू हुई? इन विच स्टेट्स वॉज द स्वावलंबनी स्कीम लॉन्च्ड विद द सपोर्ट ऑफ नीति आयोग? असम, मेघालय, मिजोरम, ऑल ऑफ द ऊपर सभी। तो तीनों, असम, मेघालय, मिजोरम, तीनों में ही नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी योजना राज्यों में शुरू हुई है। असम में सत्रिया नृत्य होता है, मेघालय शिलोंग, इसकी कैपिटल है असम की दिसपुर,
मेघालय में जारो जयंतिया खासी पहाड़ियां हैं। वर्ष 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? Who topped the US Green Building Council annual ranking in 2024? भारत, चीन, अमेरिका, कनाडा। चीन टॉप पर रहा है यूएस ग्रीन बिल्डिंग में 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग में टॉप पर रहा चीन। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया? विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट टू कॉम्बैट वायलेंस? चीन, अर्जेंटीना, जापान, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है देश की हिंसा से निपटने के लिए। इसी देश में अभी शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा था उनकी सरकार की वजह से। चीन टॉप पर रहा अभी यूएस ग्रीन बिल्डिंग में 2024 में। अर्जेंटीना दूसरा देश बन गया डब्ल्यूएचओ से बाहर होने वाला। पहला अमेरिका है, दूसरा अर्जेंटीना। जापान में शिखर सम्मेलन हुआ है जापान में G20। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? When is National Enduring Day ऑब्जर्व हेल्थ? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला विकास दिवस मनाया जाता है। विज्ञान विकास दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? Who inaugurated Railroad and Drinking Water Project in मध्य प्रदेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीएम मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का। आवासन मंत्री हमारे शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? What was India's first satellite? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह भारत कैपिटल जो है दिल्ली, राजधानी आर्थिक राजधानी मुंबई, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 144 साल बाद।